हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं जो हमारा जो चैप्टर था 3 नंबर जनसंख्या संगठन, इसका जो भाग है आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड क्या है हमने देखा था और इसका फर्स्ट भाग है विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड, ये भी हमने पिछले भाग में देख लिया। तो दोबारा देखना एक बार। आयु लिंग पिरामिड क्या है? लिंग व आयु के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाना क्या कहलाता है? आयु लिंग पिरामिड। तो इसके कितने भाग है? इसके 3 भाग है। कौन कौन से? विस्तारित होती जनसंख्या एक नंबर, दूसरा स्थिर जनसंख्या और तीसरा हासमान जनसंख्या। तो देखना विस्तारित जनसंख्या, विस्तारित होती जनसंख्या, एक मिनट दोबारा से देखना, मैंने बता तो दिया था वैसे। आकार त्रिभुजाकार होता है, यानी कि जो पिरामिड है विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड, इसका आकार क्या है? इसका आकार त्रिभुजाकार है। जन्म दर ज्यादा होने से क्या? जन्म दर ज्यादा होने से कम आयु में जनसंख्या अधिक होना। क्या होना? जन्म दर ज्यादा होने से कम आयु में अधिक जनसंख्या होना। और मृत्यु दर कम होने से उच्च आयु में, किसमें? उच्च आयु में जनसंख्या का कम होना। कौन सा है? विस्तारित होती जनसंख्या। और यह कहाँ पाया जाता है? यह अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। आगे दूसरा स्थिर जनसंख्या। इसमें देखना स्थिर जनसंख्या में यह पिरामिड घंटी के आकार का होता है, जैसे इस टाइप का होता है। यह पिरामिड घंटी के आकार का होता है। जन्म दर व मृत्यु दर लगभग समान रहती है। आगे तीसरा जीवन प्रत्याशा सामान्य होती है। क्या होती है इसमें? जीवन प्रत्याशा सामान्य होती है। और अपना 4 नंबर पॉइंट है इसका, 2 नंबर का, यह जनसंख्या संरचना ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है यहां से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड या स्थिर जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या संरचना किस देश में पाई जाती है? तो आप क्या लिखोगे? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे हासमान जनसंख्या वाला पिरामिड या हासमान जनसंख्या जनसंख्या संरचना। तो इसमें देखना पिरामिड का 1 नंबर है, पिरामिड का संकीर्ण आधार। संकीर्ण आधार मतलब नीचे वाला भाग और शीर्ष ऊपर वाला षडंकार होता है। दूसरा है यह शून्य जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। किन को दर्शाता है? शून्य जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। आगे अपना 3 नंबर, यहां निम्न मृत्यु दर व निम्न जन्म दर होते हैं, कि यानी मृत्यु दर भी तो निम्न है और जन्म दर भी निम्न है। तो ये देखना वर्तमान में यह जापान में पाई जाती है। यह जनसंख्या संरचना कहां पाई जाती है? जापान में। कौन सी जनसंख्या संरचना? हासमान जनसंख्या। तो दोबारा देखना हासमान जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? हासमान जनसंख्या संरचना किस देश में पाया जाता है? तो इसमें देखना जापान। कहां पर? जापान। और ये क्वेश्चन जैसे स्थिर जनसंख्या जनसंख्या संरचना कहां, पिरामिड कहां पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। दोबारा देखना आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड क्या है? लिंग व आयु के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाना आयु लिंग पिरामिड कहलाता है। 2 नंबर अपना विस्तारित होती जनसंख्या। आकार त्रिभुज के समान, जन्म दर ज्यादा होने से कम आयु में जनसंख्या अधिक होना, यानी कि जन्म दर ज्यादा होने से कम आयु में जनसंख्या अधिक होना। मृत्यु दर कम होने से उच्च आयु में जनसंख्या कम होना। यह अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। अपना दूसरा है स्थिर जनसंख्या। इसमें देखना यह पिरामिड घंटी के आकार का, ये रहा घंटी के आकार का। जन्म दर व मृत्यु दर लगभग समान रहती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। जन्म दर और मृत्यु दर समान रहती है। जीवन प्रत्याशा समान होती है, एक समान रहती है जीवन प्रत्याशा। यह जनसंख्या संरचना ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये यहां से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, स्थिर जनसंख्या संरचना किस देश में पाई जाती है? तो आप क्या याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया। आगे हासमान जनसंख्या, पिरामिड का संकीर्ण आधार और शीर्ष षडंकार होता है। दूसरा है यह शून्य जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है।
तीसरा है यहाँ निम्न मृत्यु दर व निम्न जन्म दर है। चौथा, वर्तमान में ये जापान में पाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या बन के आता है, ह्रासमान जनसंख्या संरचना किस देश में पाई जाती है, तो जापान में। चलो आगे देखते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो आगे देखना, इसमें ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में अंतर देखते हैं। ग्रामीण नगरीय संगठन एक देश के अंदर क्या है, ग्रामीण नगरीय संगठन एक देश के अंदर गांव एवं शहरों में रहने वाली जनसंख्या को दर्शाता है। क्या करता है, ग्रामीण नगरीय संगठन एक देश के अंदर रहने वाली गांव एवं शहरों में रहने वाली जनसंख्या को दर्शाता है। दूसरा है, इसका मूल्यांकन रहने के स्थान के आधार पर किया जाता है। जैसे जनसंख्या यहाँ रह रही है, कोई एक बड़ा गांव है, इसमें ये जनसंख्या रह रही है। अब यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। आगे देखिए, तीसरा, गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है और लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं। गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है, लोग अपने एक दूसरे कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। चार, शहरों के अंदर जनसंख्या घनत्व बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक ही होता है। लोग मुख्यतः उत्पादन एवं सेवाओं में कार्यरत हैं। प्राथमिक सेवाएं, द्वितीयक सेवाएं, तृतीयक सेवाएं, चतुर्थक सेवाएं, पंचम सेवाएं इनमें जुड़े रहते हैं या कार्यरत रहते हैं। 5 नंबर अपना, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के आधार पर हम एक देश के विकास के स्तर एवं वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 नंबर, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के आधार पर हम एक देश के विकास के स्तर एवं वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। अपना अगला पॉइंट है साक्षरता। जिसे देखो, साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक सामान्य सरल वाक्य को समझ पढ़ व लिख सके। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे लिखना पढ़ना व समझना नहीं आ रहा है तो हम उसे साक्षर नहीं कहते या साक्षरता में नहीं मान सकते। साक्षर व्यक्ति वही है जिसे लिखना पढ़ना व समझना आना चाहिए। तो दोबारा देखना, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण नगरीय संगठन एक देश के अंदर गांव एवं शहरों में रहने वाली जनसंख्या को दर्शाता है। दूसरा है अपना, इसका मूल्यांकन रहने के स्थान के आधार पर किया जाता है। जैसे अभी बताया था, यह कोई गांव है, इसमें यह जनसंख्या निवास करती है, इसके यहाँ रहने वाले स्थान के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। गांवों में जनसंख्या घनत्व कम होता है एवं लोग कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। शहरों के अंदर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, लोग मुख्यतः उत्पादन एवं सेवाओं में कार्यरत रहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के आधार पर हम एक देश के विकास के स्तर एवं वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि वहां पर रहने वाले जनसंख्या के पास क्या क्या सुविधाएं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। अपने अगला पॉइंट है साक्षरता। साक्षर किसे कहते हैं, साक्षर व्यक्ति वही है जिसे लिखना पढ़ना और समझना आना चाहिए। तो देखना, साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक सामान्य सरल वाक्य को समझ पढ़ व लिख सकता है। तो चलो आगे देखिए। तो आगे देखना, साक्षरता अपना टॉपिक था, साक्षरता। साक्षर किसे कहते हैं, साक्षर उसी व्यक्ति को माना जाता है जो अपने रोजमर्रा में काम आने वाले साधनों समझ सके, पढ़ सके और लिख सके, उसी व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है। आगे देखिए, साक्षरता दर के आधार पर देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। क्या, आगे देखिए, 1 नंबर पॉइंट है, साक्षरता दर के आधार पर देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अपना 2 नंबर पॉइंट है, अधिक साक्षरता दर का अभिप्राय उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है। क्या है, अधिक साक्षरता दर का अभिप्राय उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है, जबकि इसका विपरीत निम्न साक्षरता दर निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है। आगे देखिए, इससे ही सरकार की नीतियों एवं सुविधाओं का ज्ञान होता है। किससे होता है, साक्षरता दर से ही सरकार की नीतियों एवं सुविधाओं का
ज्ञान होता है। आगे 4 नंबर पॉइंट, भारत के अंदर साक्षर आयु 7 वर्ष मान्य है। कितनी वर्ष है? 7 वर्ष का जो हो जाता है बच्चा उसे साक्षर माना गया है, जो लिख सके, पढ़ सके और समझ सके। अपना 5वां पॉइंट है, 100% साक्षरता वाले देश कौन कौन से? तो देखना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। कौन कौन से? दोबारा देखना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, वापस देखना, साक्षरता, साक्षर किसे कहते हैं? जो समझ सके, पढ़ सके और लिख सके। इसका फर्स्ट पॉइंट है, साक्षरता दर के आधार पर देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आगे है अगला पॉइंट, अधिक साक्षरता दर का अभिप्राय उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है, जबकि इसका विपरीत निम्न साक्षरता दर निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है। आगे देखना, 3 नंबर पॉइंट है अपना, इससे ही सरकार की नीतियों एवं सुविधाओं का ज्ञान होता है। किससे होता है? साक्षर या साक्षरता से ही सरकार की नीतियों एवं सुविधाओं का ज्ञान होता है। 5वां पॉइंट अपना, 100% साक्षरता वाले देश। आ सकता है क्वेश्चन, 100% साक्षरता वाले देश किन्हीं 5 देशों के नाम लिखिए। तो देखना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, व्यवसाय के संरचना, इसमें देखना, प्राथमिक क्षेत्र कौन कितने क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तो देखना, व्यवसायिक संरचना, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से शामिल है? कृषि, मत्स्य पालन, पशु पालन। कौन कौन से? कृषि, मत्स्य पालन और अपना पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में देखिए क्या क्या शामिल है? उत्पादन और खनन। क्या क्या शामिल है? उत्पादन और खनन। तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? सेवाएं, जो देश में सेवाओं को दर्शाती है। आगे चतुर्थक व्यवसाय क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, अनुसंधान, वैचारिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी। और 5 नंबर वापस से रिपीट है, प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या देश में विकास के निचले भाग को दर्शाती है। जिस देश की जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में कार्यरत है वह किसको दर्शाती है? देश में विकास के नीचे भाग को, यानी कि उस देश का विकास नहीं हो रहा, सबसे नीचे निम्न स्तर का विकास है। द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या बढ़ती उत्पादन क्षमता दर्शाती है। किसको दर्शाती है? द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या उत्पादन क्षमता को, जो बढ़ती है, बढ़ती उत्पादन क्षमता को दर्शाती है। तो 7 नंबर अपना, तृतीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या देश में सेवाओं के स्तर को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? तृतीय क्षेत्र देश में सेवाओं के विकास को दर्शाती है। और अपना 8 नंबर है, चतुर्थक क्षेत्र देश में विकास और विचारों की वृद्धि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चतुर्थक क्षेत्र विकास और विचारों की वृद्धि को। तो दोबारा देखना, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से शामिल है? कृषि है अपना, मत्स्य पालन और पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन और खनन कार्य। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आदि शामिल है। चतुर्थक क्षेत्र में अनुसंधान, वैचारिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे संबंधित नई तकनीकी से संबंधित चतुर्थक क्षेत्र में शामिल है। अगला, प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या देश के विकास के निचले भाग को दर्शाती है। किस भाग को दर्शाती है? विकास के निचले भाग को दर्शाती है। कौन सी जनसंख्या? प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या। द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या बढ़ती उत्पादन क्षमता दर्शाती है। किसे दर्शाती है? बढ़ती उत्पादन क्षमता कि इस बार कितना हमारा जो उत्पादन है वो कितना प्रतिशत बढ़ा। आगे, तृतीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या देश में सेवाओं के स्तर को दर्शाती है कि किस देश में किन सेवाओं का स्तर कितना प्रतिशत है। चतुर्थक क्षेत्र देश में विकास और विचारों की वृद्धि को दर्शाते हैं। चतुर्थक क्षेत्र है वो देश में विकास और विचारों की वृद्धि को दर्शाते हैं। तो आज हमारा जो 3rd चैप्टर था जनसंख्या संगठन
उसका लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और अब अगले वीडियो में देखेंगे 4 नंबर चैप्टर। ठीक है।